हमारे समक्ष रंजना जी बैठी हुई हैं और इनके नाम की जो व्युत्पत्ति है वह रंज धातु से हुई है और भगवान राम के नाम की व्युत्पत्ति भी रंज धातु से ही होती है, जिसमें कहा जाता है रंजयति जनान यह सह रामा, जो लोगों को अपने सत्कर्मों के द्वारा आनंदित करे, आह्लादित करे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा है कि सो सुखधाम राम असनामा सकल लोकदायक विश्रामा। उसी प्रकार से रंजना ने भी एक आह्लादकारी अपने नाम के अनुरूप सफलता अर्जित की है, जिससे न केवल रंजना बल्कि जो परिवार है, परिवेश है, वो सभी रंजित हुए हैं, आनंदित हुए हैं। रंजना, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी, ये जो आपको पद मिला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2023 में, कौन सा पद प्राप्त हुआ है और कौन सी रैंक रही है? जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद मिला है मुझे। मेरी रैंक 3rd है। जी, ठीक है। तो पुनः ये उच्चतम रैंक प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो ये आपकी सफलता की यात्रा रही है जी, रंजना, एक छोटी सी बच्ची से लेकर के अभी जो हमारे पास जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रूप में जिला स्तरीय पद धारण की है जी, इसकी यात्रा कैसे रही, कौन कौन से ऐसे पड़ाव रहे हैं और इसका बीजारोपण किस रूप में हुआ, इसको संक्षेप में बताइए। सर, मैं रायबरेली जिले की हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी रायबरेली से ही हुई है। उसके बाद 12th के बाद मेरा 12th बायो से था, लेकिन मुझे शुरू से, क्योंकि मेरे फादर हैं वो भी थोड़ा वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनका जो जिस तरह का उनका नेचर था, मैंने देखा है, जो समर्पण भाव है, जो सेवा का है, तो अट्रैक्ट करता था वो। और वो अपनी फैमिली, मतलब अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से लेकर चलते थे। तो मेरा उसके प्रति भी मतलब मेरी रुचि थी कि कितनी जिम्मेदारी से वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 12th मेरा बायो से था, लेकिन फिर ग्रेजुएशन मैंने अपना आर्ट्स से किया, बीए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर एमए भी मैंने यहाँ से किया फिलॉसफी से। उसके बाद से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ सिविल सेवा की। जी, तो पुलिस सेवा में रहे हैं हम लोग, थाने में जाते हैं तो वहाँ पर जब बोर्ड लिखा रहता है, लगा रहता है जी, थाना सीमा प्रारंभ थाना लालापुर, इस प्रकार से, तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखा रहता था, आहार निशम सेवा महे। इसका अभिप्राय होता है आहार माने रात दिन और निशा रात्रि से अभिप्राय, रात दिन सेवा में तत्पर। यद्यपि यह किसी और संस्था का वाक्य है, लेकिन ये प्रभावित मुझे करता था। और निश्चित रूप से जो प्रशासन का दायित्व होता है वह 24 घंटे की सेवा का होता है और आपने संतान परंपरा के द्वारा वहाँ पर आप में वो ट्रांसफर हुआ, प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसका अभिप्राय यह है कि बीजारोपण आपके पिताजी के द्वारा मिला। जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। और आशा करते हैं, अभी चूंकि आपने चर्चा की कि पुलिस डिपार्टमेंट में है पिताजी, किस पद पर हैं? सब इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर हो चुके हैं 2 साल। जी जी जी, जी। तो ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, हो सकता है कि आपने भी देखा हो, एक पिता सब इंस्पेक्टर है और उसकी बेटी आईपीएस बन करके आती है, उसको सैल्यूट करता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग भी आपको ऐसे ही सैल्यूट करें। आप एक कदम और आईपीएस से आईएएस की ओर बढ़ें आगे, अभी आपकी सेवा है। अभी आपके पास अवसर है संघ लोक सेवा आयोग में जाने का, तो वहां पर आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से चीजें और बढ़िया से प्रबल होंगी। तो अब दूसरी जो यात्रा है आपकी कंपटीशन की यात्रा, आपने जैसा कि बताया कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हाँ सर, तो इस रूप में मेरी आत्मीयता और भी आपके साथ है, क्योंकि मैं भी उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ और जिस फिलॉसफी डिपार्टमेंट की आप बात कर रही हो वहाँ से भी जुड़ा हुआ हूँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन की तो बहुत ही ऊंची परंपरा रही है। प्रोफेसर संगमलाल पांडे, जो जिन्हें कहा जाता है कि वो भारत के जो इस समय के ख्यात दार्शनिकों में से हैं, उनका नाम है। और वो उनके बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूं, बता दूं आपको, संज्ञान में ला दूं कि उन्होंने किसी के अंडर में पीएचडी नहीं की थी। वो ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जो बिना पीएचडी के प्रोफेसर बने थे। और उसका कारण यह था कि उन्होंने बताया था कि कोई इतना योग्य नहीं है जो हमें अपने अंदर पीएचडी करा सके, रिसर्च करा सके। और वो सीधे फिर जो है आईएएस का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर भी उनके संदर्भ में ढेर सारी रोचक कहानियां हैं। कही जाती है कि वो तो साक्षात्कार में पहुंचे
तो उनसे पूछा गया कि आप दर्शन में क्या जानते हैं। आपसे भी पूछा गया था ये प्रश्न कि दर्शन में आपने क्या पढ़ा है? हाँ हाँ, इसी बार पूछा गया था इंटरव्यू में जी। तो ठीक यही प्रश्न उनसे ही पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना जानता हूँ कि आपको पढ़ा सकता हूँ। तो फिर जो बोर्ड का उत्तर था कि ठीक है, अगर आप पढ़ा सकते हो तो जाओ पढ़ाओ, यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा यहाँ मैं केवल ये देखने आया था कि आप लोग इंटरव्यू कैसे लेते हैं, पढ़ाऊंगा तो मैं हूँ ही, पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के हकीकत में ख्यात फिलोसफर थे और उनकी नव्यम प्रयाग दर्शनम के रूप में प्रयाग पर और ढेर सारी पुस्तकें हैं, इंडियन फिलासफी, वेस्टर्न फिलासफी और डेप्थ इपिस्टेमोलॉजी, गहन ज्ञान मीमांसा का एक उन्होंने एक धारा ही शुरू की थी। तो ऐसा वहाँ की समृद्ध परंपरा रही है। तो हम लोग भी समृद्ध परंपरा के एक अंग हैं, इस रूप में गौरव और गर्व की बात है। तो ठीक है, पीएचडी आपने पीजी किया, फिर उसके पश्चात जो कंपटीशन का आपका रहा या सफर रहा है, किस रूप में रहा? 2018 से मैंने शुरू किया था जी। तो पहला ही अटेम्प्ट मेरा 2018 में था। तो वहाँ पे प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तक गई। अरे वाह! लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। उसके बाद फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 21 से मेरा लगातार है, मेंस में 21 में दिया लेकिन जो है मेंस नहीं क्लियर हुआ। 22 में इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ था। फिर फाइनली 23 में मतलब 22 में आप इंटरव्यू तक पहुंची जी, और फिर 23 में आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे प्रारंभिक परीक्षा पहली बार में ही जो रंजना थी वो प्रारंभिक परीक्षा से सीधे साक्षात्कार तक पहुंची। तो प्रारंभिक परीक्षा की आपकी क्या रणनीति रहती है? तो एक तो जो घटना चक्र मैंने हर सब्जेक्ट की है जी, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा। और उसके अलावा कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो इनकी एक स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो और वही है कि बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं रखना है, तो जितना भी है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा बार करना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। और सीसैट में भी मैंने घटना चक्र का ही सहारा लिया था। और उसमें भी है कि जो एक कम्युनिकेशन स्किल आती है और हिंदी, तो इसके मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, तो इसके आधार पे मेरा सीसैट नहीं वैसे भी आप फिलॉसफी की विद्यार्थी रही हैं, तो उसमें जो लॉजिक वाला पोर्शन होता है वो भी आपका सही रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा। फिर पहले तो जो 18 में दिया था तब तो ऑप्शनल भी था। तो नहीं, आप 23 की बात करिए। तो जो बात कही जी, 23 तो में उसके बारे में हमें चर्चा ही नहीं करनी है, अब तो खत्म हो गया, प्रासंगिक नहीं है इसलिए कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये जीएस में जो 6 पेपर हैं, तो उसमें भी मैंने ध्येय आईएएस है कोचिंग, वहां से इसका क्रैश कोर्स किया था मेंस का। तो वहां से मेरे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर ठीक ठाक तैयार थे। मेरी नोट्स थी। इस बार तो मेनली फोकस जो 5th पेपर और 6th पेपर पे था। तो उसके लिए कि जो ध्येय वालों की ही बुक भी थी 5th 6th की, उससे मुझे मतलब काफी हेल्प मिली है। और उसके अलावा जो एक कुछ भी यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है और भी कई सारी चीजें, वहां से जो सिलेबस से मैच करते हुए जो टॉपिक मिलते थे तो उनकी मैं नोट्स बना लेती थी अपने स्तर पे। तो उसी का रिवीजन किया है और उस एक और ध्येय की बुक का सहारा लिया, तो उससे मेरा ठीक ठाक कवर हो गया था दोनों पेपर। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण पोर्शन है सामान्य हिंदी और निबंध का। जी। सर अब मेरा पहली बार तो मेरा ठीक था, लेकिन मेरे फिर हिंदी और ऐसे में नंबर आ नहीं रहे थे ठीक ठाक। तो इस बार मैंने उस पर फोकस किया था। तो आप ही के चैनल से मैं जुड़ी हुई हूँ, प्रज्ञा प्रवाह से। तो उससे मुझे हिंदी का भी बहुत मतलब काफी जो है उससे बेनिफिट मिला है, लेकिन मुझे ऐसे में बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ है। तो इस बार भी ऐसे में मैं वो लिख के डालना, फिर आप जिस तरह से उसका मूल्यांकन करते थे, तो एक मैपिंग, ब्रेन मैपिंग हो जाती थी कि कोई अगर ऐसे आ रहा है तो हम पहले उसका स्ट्रक्चरिंग कर लें, 5 मिनट उसको देना है। आपने बताया कि पहले क्या हमें इंट्रो में डालना है, फिर मेन बॉडी में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो और इस बार तो हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस भी की थी। तो उससे तो सीधे सीधे एक चंद्रयान 2 वाला जो आया था वो भी ऐसे सीधे आया था एग्जाम में, और एक G20 वाला भी आया था। तो G20 तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन चंद्रयान वाला, अंतरिक्ष की भूमिका भारत की अंतरिक्ष में, उसको मैंने किया था। तो काफी सारी चीजें मैंने वही वाली डाली थी जो यहाँ पे लिखा गया था। और आपने वो भी बताया था कि जैसे हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं ना, कि रामधारी सिंह दिनकर की है एक कविता की
वो स्वर्ग के सम्राट से जाकर कह दो कि नित वो आकाश चढ़ते जा रहे हैं। और फिर समापन में भी एक आपने बताया था कि मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में, वो जो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था, राकेश शर्मा जो गए थे चंद्रमा पे, तो उन्होंने कहा वो कवर करेगा जो वहां से कैमरा, तो वो यही बोलेगा अंतरिक्ष से देख के भारत को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। तो वो भी तो मैंने कह सकते हैं भी यही से किया था। एग्जाम में सारे जहां से अच्छी रंजना हमारी लेकिन अभी नहीं, जब आईएएस के रूप में प्रतिष्ठापित होगी तो मैं उसको बिल्कुल चरितार्थ करना है इस संकल्प के साथ, ताकि जब हम या आपके माता पिता जो आप परिवेश है और खुद जो विशेष रूप से जानती हो इसमें, जैसे महिलाओं के संदर्भ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, दौर चल रहा है, तो जब आप एक लड़की, जैसे कहा जाता है ना कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है, लेकिन अगर ये माँ शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। उसी प्रकार से एक जब लड़का सिलेक्ट होता है तो केवल वही सिलेक्ट होता है, लेकिन जब लड़की सिलेक्ट होती है पूरी कम्युनिटी को सिलेक्ट करती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो न केवल आप बल्कि जो आपका समुदाय है वो भी आपसे प्रेरित होगा, और हर बेटी को ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर रंजना बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। तो निश्चित रूप से ये आप फिलॉसफी की विद्यार्थी रही हो, उसमें पिछली बार आपसे गीता पे प्रश्न पूछा गया था, अभी जब इंटरव्यू कर हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भगवान कृष्ण बहुत अच्छा वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं यद्यति आचरण श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना, मतलब जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वही आचरण जो इतर लोग हैं वह भी करते हैं। तो ये न केवल गीता का वाक्य प्रेरणा के संदर्भ में है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के संदर्भ में भी, लीडर के संदर्भ में भी। जी सर। ये लीडरशिप एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो जब आप एक अधिकारी के रूप में, जब आप ये पूछा जाता है कि नहीं भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, जो शिथिलता है कार्यालय में उसको कैसे दूर करेंगे, तो आप वहां पर गीता के इस टर्म का प्रयोग कर सकती हो। जी सर। कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसा जैसा आचरण ऊंचे के लोग करते हैं, लीडर करते हैं, उसी तरह से जो जन सामान्य लोग होता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इस वाक्य को हमेशा बनाए रखो, और इसका मतलब यह है कि आप अच्छा आचरण करोगे तो आप अच्छे बनोगे। अगर आप अभी श्रेष्ठ आचरण नहीं करो तो श्रेष्ठ आचरण करो, अपने आप को श्रेष्ठता की ओर निरंतर प्रतिष्ठापित करो, और यही मानव की महिमा भी है। क्योंकि कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है। अस्तित्ववाद में तुमने पढ़ा भी होगा, सार्थ की फिलॉसफी, कि मानव ऐसी खोल है जो निरंतर अपने आप को भरती रहती है। ठीक है। जबकि चाकू चाकू ही है, और जो और जितनी भी चीजें, लकड़ी लकड़ी ही है, पशु पशु ही है, लेकिन मानव ही है। लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं भर रहे हैं, अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम भी चाकू लकड़ी वस्तु के समान ही हो जाते हैं। फिर हमारा व्यक्तित्व का मतलब यही है कि निरंतर चेतनशील रहना, निरंतर स्वतंत्र रहना, निरंतर स्वतंत्र वर्णनशील रहना। वर्णनशील रहना माने निरंतर जो अच्छी चीजें हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहना। ठीक है। तो ये इसी से सर मुझे ध्यान आया कि इंटरव्यू में भी जब मॉक इंटरव्यू आपने लिया था, कृष्णकांत पाठक सर थे, तो उनसे भी गीता के बारे में मैंने उनको बताया कि पिछले इंटरव्यू में मुझसे गीता पे बहुत क्वेश्चन किए गए थे, तो मैं उनका आंसर कर नहीं पाई थी अच्छी तरीके से। तो वही उन्होंने बोला कि आप फिलॉसफी से हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अगर कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट है तो उसको गीता तो जरूर पढ़ी होनी चाहिए उसने। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, जिससे मेरा काफी ब्रॉड एक एस्पेक्ट मिला था कि अगर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं भी पुट अप होता है गीता से या किसी और को, तो हम कहीं भी उसको कनेक्ट करके, वो चाहे प्रशासन में हो, किसी भी कम्युनिटी की सेवा करने में हो, हर जगह हम गीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। इस बार मेंस में भी गीता से संबंधित प्रश्न आया था मुख्य परीक्षा में, फोर्थ पेपर में। निश्चित रूप से के पाठक सर भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ा नाम है, और एक फिलोसोफर और एक चिंतक के रूप में भी उनकी कई किताबें हैं, कई पुस्तकें हैं। आपने मॉक इंटरव्यू में देखा होगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे विद्यार्थी हैं वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल उस दिन राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उसके बावजूद वो समय लेकर के आए और आप सबको मार्गदर्शन दिया। और मुझे लगता है कि 11:30 बजे करीब आए थे और 12:30-1 बजे तक पूरा बैठे रहे और करते रहे। तो ये भी एक प्रकार से प्रेरणास्पद तथ्य होता है हमारे समक्ष कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति बैठा हो और इस प्रकार से चीजें करे तो ठीक है। तो या इंटरव्यू के संदर्भ में इस प्रकार की चीजें हुई। अब इसी प्रसंग में, इसी क्रम में हमें जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू कुछ ऐसे रोचक प्रसंग या अच्छे प्रश्न जो पूछे गए हैं आपसे। इस बार तो इंटरव्यू में मेरा सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था,
तो उन्होंने इस बार के इंटरव्यू में मोस्टली बच्चों से अप्लाइड पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा था कि उनका अपना व्यू क्या है, वो प्रशासन में जाएंगे तो उसी तरह उन्होंने मुझसे भी पूछा था अपने क्षेत्र की समस्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगी। और सबसे ज्यादा वो अपने निजी जीवन से पूछ रही थी कि आपने कुछ ऐसा किया है कि नहीं। तो ये सब, और फिलॉसफी में मेरा वेस्टर्न फिलॉसफी से सारा क्वेश्चन जो भी था एक अभी अब परिचर्चा में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने अंतिम समय का बताया था कि उन्होंने आपसे पूछा था कुछ सूचना ज्ञान और। यस सर, मैम ने पूछा था कि आप इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है। तो मुझे बहुत याद था कि आपने उसमें ग्रुप में डाला था सूचना और ज्ञान और विवेक। तो वो इंफॉर्मेशन नॉलेज तो मैं तुरंत वो जुड़ गया, वो मैंने बता दिया, पर मेरा विजडम एकदम स्लिप हो गया माइंड से कि विवेक को ही कहते हैं। तो पर वो बोर्ड काफी सपोर्टिव था, वो सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बताया है दोनों चीजें, आपको बस एक स्टेप और आगे जाना है, तो बताइए सोचकर। तो फिर मुझे ध्यान आ गया वो विवेक ही था, तो फिर उसको मैंने किस तरह से आपने बताया था। ये वाकई में बहुत शानदार प्रश्न है और इसका कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है, उसी संदर्भ में मैंने इसको बताया था। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई तथ्य, कोई कुछ भी अगर घटना है तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं वो बस तथ्य होते हैं, हमने बस उनको एकत्र कर लिया तो वो सूचनाएं हैं। उसके बाद अगर उन तथ्यों के आधार पे हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं तो वो हमारा ज्ञान है, उस एनालिसिस करके। लेकिन फिर अगर हमारे अंदर ये भी क्षमता आ जाए कि जो हमने जो निष्कर्ष निकाला है उसको हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें, वो कितना उचित है और कितना अनुचित है, इसकी समझ हो, तो वो हमारा विवेक होता है। बहुत शानदार उत्तर था। तो उन्होंने ये भी बोला कि वेरी गुड, तो अच्छा था। तो निश्चित रूप से उन्होंने आपके रूप में सूचना ली जब आप गया, उसके बाद फिर जो आपसे पूछा उनका नॉलेज बढ़ा। लेकिन जैसे आपने बता दिया कि उचित और अनुचित, उन्होंने देखा होगा रंजना में उचित भी है और अनुचित भी है, इसलिए उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय लिया। इसी को कनेक्ट करते हुए फिर सविता अग्रवाल मैम ने पूछा भी था कि आप लास्ट क्वेश्चन मेरा बताइए कि अगर कोई गांव का अनपढ़ आदमी है तो उसके पास विजडम हो सकता है कि नहीं। तो मैंने बोला यस मैम, बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं यही सुनना चाह रही थी, फिर बस वही खत्म हो गया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा, क्योंकि ये फिलॉसफी में आपने पढ़ा होगा, हक्सली का कथन है कि हमें इस पर बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए कि कौन फिलॉसफर है और कौन नॉन फिलॉसफर है, कौन दार्शनिक है और कौन अदार्शनिक है। बहस इस पर होनी चाहिए कौन कुशल दार्शनिक है और कौन अकुशल दार्शनिक है, who is skilled philosopher and who is unskilled philosopher। तो क्योंकि दर्शन तो सभी में, चिंतन तो हर इंसान करता है, तो इस तरह से सब कोई दार्शनिक है। तो बिल्कुल वहां पर भी रंजना ने अपने नाम के अनुरूप जो बोर्ड है उसको रंजित किया, आह्लादित किया, और ये वाकई में बहुत शानदार उत्तर था। और जब अनपढ़ शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि नहीं वो पढ़ा नहीं है। लेकिन कबीरदास को देखिए, मच कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। और कबीर को क्या कहा जाता है, राम कुमार वर्मा ने कहा था कि उनको महाकवि कहना सौदे के साथ घिलवा देना है। ठीक है, मतलब उससे भी बहुत ऊंचे थे कवि, समाज सुधारक, एक मानव के रूप में। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ की जो चीजें पहुंची थी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट कबीरदास में था ना। तो हिंदू मुए राम कहीं मुसलमान खुदाए, कहा कबीर ते दिविता दुई में कदे न जाए, जीविता दुई में कदे न जाए। मतलब जो सांप्रदायिकता है तो उसमें सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में कबीर सीधे आकर खड़े हो जाते हैं, समाज सुधार के संदर्भ में कबीर सीधे आके खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपका उत्तर था बिल्कुल सटीक था, और भविष्य में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जो ये आपका एटीट्यूड है या और एक्सप्लोर हो और विस्तारित हो। अभी आपकी 2024 में आपकी जो परीक्षा है पीसीएस की, इसमें आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में पुनः यहाँ पर आए। और आपको मैं चाहूंगा कि डिप्टी कलेक्टर ही नहीं बस इसमें से डिप्टी शब्द भी हट जाए और फिर कलेक्टर के रूप में आए और पूरा प्रयास करिए। और उसके बाद फिर जो आपका यह स्वभाव है, जो आपकी मनोवृत्ति है कि चाहे उस दिन जब इंटरव्यू चल रहा था तो हमने विवेकानंद के संदर्भ में चर्चा की थी, आपने पूछा था उनका वो भी था, तो उसमें विवेकानंद ने आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा दी थी, क्या बताया था उन्हें, बताइए, याद है कुछ? जो स्वयं पे विश्वास करे, हाँ, वो आस्तिक है, जो नहीं करे वो नास्तिक है। मतलब आस्तिक वो नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वो नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि आस्तिकता का अभिप्राय है अस्ति माने हूँ। ठीक है, कौन हूँ? मैं हूँ। वो हमेशा कहते भी हैं कि जो हमारी वेदांत की परंपरा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
तो इस रूप में वो कहते हैं कि हाँ, स्वयं पर विश्वास करना। और फिर वो कहते हैं कि उनका दरिद्र नारायण का दर्शन है, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अशिक्षित देवो भव, इस रूप में वो दर्शन देते हैं कि तो ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप प्रशासन में जा रही हो तो वहां पर भी जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावे, है ना। चाहे वो दरिद्र हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले क्या है, यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का जो आदर्श है इसको हमेशा पालन करना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इसका समापन करें। सर मैं बस यही कहूंगी कि अभी 2024 में देना है मुझे एसडीएम के पद के लिए जी। तो आपके चैनल से मुझे जुड़े रहना है, क्योंकि मेरा हिंदी और ऐसे पोर्शन बहुत स्ट्रांग नहीं था। इस बार भी अभी तो मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिंदी और ऐसे में काफी अच्छे मार्क्स रहे होंगे। तो बस निश्चित रूप से चैनल का अभिप्राय होता है चेन बनी रहना। तो ये जो चेन है या निरंतर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि एक पढ़ाए एक, तो हम रंजना के संदर्भ में कहेंगे कि एक बढ़ाए अनेक। ठीक है, तो यह जो सफलता की श्रृंखला है ऐसे बढ़ती रहे और आप ऐसे खुश रहो, दूसरों को खुश करते रहो सकारात्मक रूप में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।